तो आज हम आपको बता रहे हैं कि न्यूज चैनल्स के स्टूडियोज में बैठकर बहस करने से कभी सच सामने नहीं आता। सच सामने लाने के लिए पत्रकारों को, रिपोर्टर्स को जमीन पर उतरना पड़ता है और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और आज एक ऐसा ही सच सामने लाने के लिए हमने केरल से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और आज जो सच हम आपको दिखाएंगे उसे देखने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि कैसे देश भर में पीएफआई नाम का एक इस्लामिक संगठन जिहाद फैलाने की कोशिश कर रहा है। देश भर में नए नागरिकता कानून को लेकर आंदोलन चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये विरोध प्रदर्शन आम लोग अपने दम पर कर रहे हैं क्योंकि देश के लोग सरकार से बहुत नाराज हैं। इसके पीछे किसी राजनीतिक पार्टी या फिर किसी संगठन का हाथ नहीं है, लेकिन ये देश से बोला गया सबसे बड़ा झूठ है और आज हम इसी झूठ का पर्दाफाश करेंगे। हम आपको बताएंगे इन विरोध प्रदर्शनों और इस हिंसा के पीछे न सिर्फ कुछ इस्लामिक संगठनों का हाथ है, बल्कि ये संगठन देश में इस्लाम के राज का सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा अब देश के लगभग हर शहर में नए नए शाहीन बाग बन रहे हैं। आपके भी शहर में कहीं ना कहीं एक शाहीन बाग अब तक बन चुका होगा जहां प्रदर्शन हो रहे होंगे। लेकिन ये सारे प्रदर्शन कैसे हो रहे हैं? इनके लिए पैसा कहां से आ रहा है? जो लोग यहां बैठे हैं, जो पैसा यहां खर्च किया जा रहा है, जो मुफ्त की बिरयानी आ रही है, वो कहां से आ रही है? कोई तो है जो इन्हें पैसा दे रहा है, कोई तो है जो इसकी रणनीति बना रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नागरिकता कानून के खिलाफ हुई हिंसा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और इससे जुड़े कुछ संगठनों का हाथ था। पीएफआई ने हिंसा भड़काने के लिए न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शनों की फंडिंग की, यानी उसके लिए पैसा भिजवाया, लोगों को पैसा दिया गया, बल्कि संगठन द्वारा कई बुद्धिजीवियों और बड़े बड़े लोगों को भी मोटी रकम दी गई थी। केरल के कोझिकोड में पीएफआई के एक बैंक खाते की जांच की गई तो पता चला कि संगठन ने कई जाने माने लोगों या संस्थाओं को पैसा भेजा है, उन्हें भुगतान किया है। इस रिपोर्ट में 3 साल पुराने हादिया केस का भी जिक्र है, जिसे लड़ने के लिए पीएफआई ने देश के बड़े बड़े वकीलों को करीब 92 लाख रुपया दिया था। और जो बड़े बड़े वकील हादिया केस लड़ रहे थे उनमें कांग्रेस के नेता और वकील कपिल सिब्बल भी शामिल हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक कपिल सिब्बल को 77 लाख रुपए उनकी लीगल फीस के तौर पर दिया गया। दूसरा नाम इस लिस्ट में है इंदिरा जयसिंह का और तीसरा नाम है दुष्यंत दवे का। ये भी वरिष्ठ वकील हैं। इन्हें 4 लाख और 11 लाख रुपए का भुगतान किया गया था पीएफआई द्वारा। हालांकि कपिल सिब्बल का कहना है कि हादिया केस में वो सिर्फ हादिया के वकील थे और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हादिया की जीत हुई थी। और कपिल सिब्बल का ये कहना है कि ये जो पैसा उन्हें दिया गया ये उनकी लीगल फीस थी और ये केस लड़ने के लिए ये पैसा उनके खाते में, उनके बैंक अकाउंट में आया है। हमारा भी मानना है कपिल सिब्बल देश के एक सम्मानित वकील हैं। उन्हें किसी भी केस की पैरवी के बदले फीस लेने का पूरा अधिकार है। अगर पीएफआई भी दे रहा है तो भी उन्हें फीस लेने का पूरा अधिकार है, क्योंकि इस देश में पीएफआई से पैसा लेना अभी तक अपराध नहीं है। लेकिन आज हम जो सवाल उठा रहे हैं वो इस केस में पीएफआई की भूमिका से जुड़े हुए सवाल हैं। इसके लिए पहले आपको यह समझना होगा कि हादिया केस आखिर था क्या और फिर आपको समझ में आएगा कि इस देश में हो क्या रहा है। केरल की रहने वाली हादिया के पिता का आरोप था कि उसकी बेटी लव जिहाद का शिकार हुई है। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांच में यह पता चला था कि हादिया नाम की जो लड़की है, हादिया का असली नाम अखिला अशोकन है और अखिला अशोकन का जबरदस्ती धर्म बदलवाकर उसका निकाह करा दिया गया। हालांकि जांच एजेंसी के दावों से अलग हादिया अपने शौहर शफीन के साथ रहना चाहती थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां हादिया की यानी अखिला की जीत हुई। ये अखिला है जो अब अपने आप को हादिया कहती है, इसलिए इसे हादिया केस का नाम दिया गया। इसी केस के सिलसिले में देश के बड़े बड़े वकीलों को करीब 92 लाख रुपए का भुगतान किया गया। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि पति पत्नी और निकाह के इस केस में पीएफआई आखिर कहां से बीच में आया? पीएफआई ने यह 92 लाख रुपए का भुगतान अखिला अशोकन नाम की लड़की के लिए क्यों किया? क्या अखिला को हादिया बनाने के लिए पीएफआई ने 92 लाख रुपए ऐसे ही खर्च कर दिए? क्यों? अगर यह एक साधारण सा घरेलू केस था तो
ये जो कानूनी लड़ाई है, इसे लड़ने के लिए इतनी मोटी रकम क्यों चुकाई गई? कहा जाता है कि हादिया का पति पीएफआई का एक कार्यकर्ता था और इसी वजह से पीएफआई ने अपने कार्यकर्ता की पैरवी के लिए करीब 1 करोड़ रुपए उसके कानूनी खर्च के तौर पर उस पर खर्च कर दिए। आज हमने केरल से पीएफआई की पूरी पड़ताल की है, जांच की है। केरल को पीएफआई का गढ़ माना जाता है और इस राज्य में इस संगठन पर कई तरह के आरोप पहले भी लग चुके हैं। इसलिए आज हम आपको सीधे केरल से ही हादिया केस की हकीकत बताएंगे। हमने इस मामले में हादिया के पिता अशोकन एम से आज बात की। अशोकन एम, आप ध्यान दीजिएगा, अशोकन एम एक पूर्व सैनिक हैं और जम्मू, असम और पठानकोट जैसी जगहों पर देश की सेना के लिए अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ये जो हादिया है, जिसे अब आप हादिया कहकर पुकारते हैं, पहले उसका नाम अखिला था। अखिला एक सैनिक की बेटी है। आज आपको एक ऐसे पिता का दर्द सुनना चाहिए जो एक सैनिक होते हुए भी अपनी बेटी के धर्म परिवर्तन को रोक नहीं सका और लव जिहाद की ये जंग वो हार गया। वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी वो पैसे के सामने टिक नहीं पाया। ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हादिया ने अपनी मर्जी से निकाह किया था, लेकिन हादिया के पिता का यह आरोप है कि वो देश के बड़े बड़े वकीलों के सामने सुप्रीम कोर्ट को इतने कागज नहीं दिखा पाए कि वो केस जीत पाते। इसलिए थोड़ी देर में हादिया के पिता का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये इंटरव्यू एक लाचार सैनिक की दर्द भरी कहानी आपको बताएगा। एक सैनिक जिसकी बेटी का नाम अखिला था, वो हादिया बन गई और वो अखिला को हादिया बनने से नहीं रोक पाया। लेकिन उससे पहले हम आपको पीएफआई के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। आज मेरे पास गृह मंत्रालय की वो रिपोर्ट है जिसमें पीएफआई पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीएफआई का नाम धर्म परिवर्तन के मामलों में तो आता ही है, लेकिन आज आपको यह भी पता चलेगा कैसे ये संगठन देश भर में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने और आतंकवादियों के साथ संबंध रखने का भी आरोपी है। एनआईए के मुताबिक वर्ष 1992 में अयोध्या का विवादास्पद ढांचा टूटने के बाद 1993 में केरल में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एनडीएफ का गठन हुआ, जिसका नाम वर्ष 2006 में बदलकर पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर दिया गया। पहली बार यह संगठन साल 2010 में तब चर्चा में आया जब इस पर केरल में एक प्रोफेसर का हाथ काट देने का आरोप लगा। पीएफआई पर केरल में लव जिहाद यानी जबरदस्ती धर्मांतरण के बाद लड़कियों का निकाह कराने का आरोप है कि इस संगठन को सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देशों से पैसा मिलता है, वहां से फंड आता है। इस रिपोर्ट की एक कॉपी इस समय मेरे हाथ में है। इसे आप पीएफआई के अपराधों की कुंडली भी कह सकते हैं। आज हम इस संगठन का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखेंगे। इस रिपोर्ट के पेज नंबर 8 पर लिखा है कि पीएफआई का उद्देश्य देश में राजनीति को खत्म करके तालिबान की तर्ज पर इस्लाम को बढ़ावा देना है। यानी जिस संगठन का संबंध शाहीन बाग और देश के दूसरे हिस्सों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों से है, वो तालिबान की विचारधारा से प्रभावित है। इसमें लिखा है, मैं आपको थोड़ा सा पढ़कर आपको बता देता हूं कि इसमें जो इसके स्ट्रैटेजी के बारे में लिखा है। स्ट्रैटेजी क्या है? ए, कम्युनलाइजिंग द नेशंस पॉलिटी। बी, एनकरेजिंग एंड एनफोर्सिंग तालिबान ब्रांड ऑफ इस्लाम। सी, हाइटनिंग एग्जिस्टिंग सोशल डिविजन्स, समाज को बांटना। डिसलॉजिंग मॉडरेट मेन स्ट्रीम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम द कलेक्टिव माइंड ऑफ द कम्युनिटी एंड मेंटेनिंग अ ट्रेन्ड बैंड ऑफ वॉलंटियर्स फॉर फिजिकल एक्शंस। ये सब कुछ आपको शाहीन बाग जैसे विरोध प्रदर्शनों में देखने को मिलेगा। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पीएफआई के पास ऐसे ट्रेंड लोगों का समूह है जो क्रूड बॉम्ब्स और आईईडी जैसे बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट है। आप सोचिए, जिस संगठन पर नए नागरिकता कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों की फंडिंग का आरोप है, उसके कार्यकर्ता आतंकवादियों की तरह बम बनाने में एक्सपर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अपनी जहरीली विचारधारा का प्रचार करने के लिए पीएफआई ने कई और संगठनों का निर्माण किया, जिनमें कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी सीएफआई भी शामिल है। सीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की छात्र इकाई है, स्टूडेंट विंग है। सीएफआई पर देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज के छात्रों को धर्म के नाम पर भड़काने के आरोप हैं। और ये जो दोनों संगठन हमने आपको बताए, इन दोनों के दफ्तर, पीएफआई का दफ्तर भी और अभी जो दूसरा संगठन हमने आपको बताया उसका, सीएफआई
इन दोनों के दफ्तर शाहीन बाग में मौजूद हैं और जहां पर शाहीन बाग का प्रदर्शन चल रहा है, ठीक उसके सामने इन दोनों संस्थाओं के दफ्तर मौजूद हैं। इसके अलावा नेशनल विमेंस फ्रंट यानी NWF भी PFI से जुड़ा हुआ है। NWF महिलाओं को कट्टर इस्लाम की विचारधारा मानने के लिए बाध्य करता है और मुस्लिम ड्रेस कोड का पालन करने की नसीहत देता है। इसके अलावा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI भी PFI से जुड़ा है। SDPI एक तरह से PFI की राजनीतिक इकाई है। SDPI PFI के लिए एक कवर की तरह काम करती है ताकि PFI के कार्यकर्ता हिंसा फैलाते रहें और SDPI लोकतंत्र की दुहाई देकर, संविधान की दुहाई देकर राजनीति में अपनी पकड़ बनाती रहे। इसके साथ ही ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, इंडिया फ्रेटर्निटी फोरम, मुस्लिम रिलीफ नेटवर्क, मीडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, मरकजुल हिदाया और ग्रीन वैली फाउंडेशन भी PFI से जुड़े हुए कुछ संस्थान हैं। इनमें से कुछ के दफ्तर शाहीन बाग में भी हैं। इंडिया फ्रेटर्निटी फोरम यानी IFF विदेशों में भारतीय मुसलमानों का इस्तेमाल करके अपनी गतिविधियों के लिए फंड इकट्ठा करता है, तो मीडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन का काम हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत पैदा करने वाले कंटेंट और साहित्य का निर्माण करना है। ये संस्था बाबरी मस्जिद और गुजरात दंगों को लेकर भड़काऊ और विवादास्पद विजुअल कंटेंट बना चुकी है। यानी जो आप वीडियो कई बार आप देखते हैं, जो भड़काऊ वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं, उस तरह के वीडियोस बनाने का काम इस संस्था का है ताकि इन वीडियो का प्रसार हो सके और लोगों को भड़काया जा सके। आरोपों के मुताबिक इस संस्था के संबंध कई इस्लामिक देशों और वहां की संस्थाओं से हैं। इनमें इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जैसी संस्थाएं शामिल हैं। आज हमने इस बारे में काफी रिसर्च किया और कुछ बातें मैं आपको पढ़कर बताता जाता हूं जो इस रिपोर्ट में लिखी हैं। देखिए, subsequent to the recruitment, the youth are subjected to classes and display of selective video clippings on emotive issues like Babri Masjid demolition and communal rights in various parts of country। यानी लोगों को जब युवाओं को इस संस्था में भर्ती कर लिया जाता है, उन्हें क्लासेस दी जाती हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, फिर उन्हें वीडियो दिखाए जाते हैं, अलग अलग भड़काऊ वीडियोस, ताकि उन वीडियोस को देखकर ये सारे युवा भड़क जाएं और फिर इन्हें बाबरी मस्जिद जैसे जो मुद्दे हैं उनके बारे में गलत जानकारियां, भड़काऊ जानकारियां दी जाती हैं और देश में जहां जहां भी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं उन दंगों का नाम लेकर इन्हें भड़काया जाता है ताकि ये कत्लेआम के लिए तैयार हो जाए। कल हमने आपको बताया था कि PFI और इससे जुड़े संगठनों के कई दफ्तर देश की राजधानी दिल्ली में भी हैं और इनमें से 5 दफ्तर दिल्ली के शाहीन बाग में मौजूद हैं। वही शाहीन बाग जहां तक पहुंचना देश की पुलिस और जांच एजेंसियों के लिए भी आसान नहीं है। हम आज भी चुनौती देते हैं दिल्ली पुलिस को या देश की बाकी की जांच एजेंसियों को, शाहीन बाग में जो इनके दफ्तर हैं वहां पर जाकर वो एक बार दिखा दें। नहीं जा पाएंगे। इसलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि कहीं विरोध प्रदर्शनों की आड़ में PFI का सच छिपाने की कोशिश तो नहीं हो रही। और आज हम ये भी कहना चाहते हैं, लगातार जी न्यूज ये कह रहा है कि शाहीन बाग को जल्द से जल्द खाली कराए जाने की जरूरत है, वरना इस देश का सरकारों के ऊपर से, पुलिस के ऊपर से, अपनी सेना के ऊपर से, लोकतंत्र से विश्वास उठना शुरू हो जाएगा। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक PFI के संबंध आतंकवादी संगठनों से भी हैं। माना जाता है कि PFI देश विरोधी गतिविधियां कराने के आरोप में प्रतिबंधित की गई संस्था स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी की विचारधारा का पालन करती है और PFI और NDF के जितने भी संस्थापक हैं वो सभी एक समय में सिमी के नेता रह चुके हैं। सिमी पर देश में हुई कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने के आरोप हैं। PFI के पूर्व अध्यक्ष EM अब्दुल रहमान 1980 से 83 के बीच सिमी के राष्ट्रीय महासचिव थे। इसी तरह प्रोफेसर P कोया, E अबू बकर, P अब्दुल हामिद, K मोहम्मद अली, K सदात, P अहमद शरीफ, KH नसीर और VT इकरामुल हक भी कभी न कभी सिमी से जुड़े हुए थे या उससे हमदर्दी करते थे और बाद में ये सभी लोग PFI के पदाधिकारी बन गए। इस रिपोर्ट में यह आरोप लगा है कि PFI के संबंध दूसरे कट्टर संगठनों से भी हैं और यह संस्था देश भर के मुसलमानों को भड़काने का काम करती हैं। PFI और SDPI जैसी संस्थाएं मुसलमानों को भड़काकर कानून व्यवस्था के लिए चुनौती पैदा करने की कोशिश करती हैं। यह रिपोर्ट
एनआईए और दूसरी जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को कुछ समय पहले सौंपी थी और इसे पढ़कर लगता है कि पीएफआई देश में इस्लामिक राज्य लाने का सपना देख रही है। यानी पहले जो काम पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन किया करते थे, वही काम अब देश में ही मौजूद कुछ इस्लामिक संस्थाएं कर रही हैं और इस सब में उनका साथ दे रहे हैं इसी देश के, हमारे ही देश के कुछ मुट्ठी भर लोग। अब हम आपको केरल लेकर जाना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि आज जब हमारी टीम केरल गई तो वहां क्या हुआ। आज हमने केरल से पीएफआई पर लगे आरोपों की पड़ताल की। इस दौरान हमने अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को अखिला अशोकन से हादिया बनते देखने वाले उनके पिता अशोकन एम से बात की। अशोकन एम भारतीय सेना में रह चुके हैं। वो एक सैनिक हैं। वो भारतीय सेना की आर्मी सर्विस कॉर्प्स में नायक के पद पर तैनात थे। यानी हादिया एक सैनिक की बेटी है। यह ठीक है कि हादिया ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूला, लेकिन हादिया के पिता ने आरोप लगाए हैं कि उनका केस इसलिए कमजोर पड़ गया क्योंकि पीएफआई और दूसरे मुसलमान संगठनों ने देश के बड़े बड़े वकीलों को यह केस लड़ने के लिए लगा दिया था। हादिया के पिता ने यानी अखिला के पिता ने यह आरोप लगाया कि पीएफआई ने अखिला को हादिया बनाने की जिद पकड़ ली थी और केस लड़ने के लिए पीएफआई ने एक ही दिन में 1 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए थे। यानी एक सैनिक के सामने उसकी बेटी का धर्म परिवर्तन हुआ और वो कुछ नहीं कर पाया। और देश के बड़े बड़े वकील, पीएफआई जैसे संगठन और राजनीतिक पार्टियां एक पिता और बेटी के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई। पिता दिल्ली तक आया, सुप्रीम कोर्ट तक आया। उसने आखिर तक पूरी कोशिश की कि उसकी बेटी का धर्मांतरण ना हो, उसकी बेटी निकाह करके दूसरी जगह ना जाए, क्योंकि उसे लगता था कि यह लव जिहाद है। लेकिन वो पिता, वो सैनिक देश की इतनी बड़ी व्यवस्था के सामने हार गया। आप हादिया के पिता की ये बातें सुनिए, क्योंकि आज हम हादिया के पिता के घर पर गए। हादिया तो वहां पर नहीं है, अखिला वहां पर नहीं रहती, लेकिन अखिला के पिता, दुखी पिता आज भी वहीं रहते हैं। और आज जी न्यूज की टीम हादिया के पिता के घर पहुंची और फिर इसके बाद आप पहले यह सुनिए कि उन्होंने आज हमसे क्या कहा। जब ये केस सामने आया था तो आपने भी बात कही थी और एनआईए की भी जांच में बात सामने आई थी कि किस तरीके से अखिला को किडनैप किया गया, उसको एक जगह रखा गया था, आपसे मिलने नहीं दिया जा रहा था और उसमें एसडीपीआई और पीएफआई ने किस तरीके से अपना रोल निभाया था, क्योंकि उसमें पीएफआई की जो विमेन विंग की हेड है जैनबा, उसका भी नाम सामने आया था। वो उसका क्या रोल था, थोड़ा उस बारे में बता पाएंगे, क्या हो रहा था उस दौरान? देख लो, वो अभी इसके बाद इधर से कोर्ट में लेकर आया तो सैनवा था। सैन्य में कौन है? सैनवा वही है, अपना केस का मुखिया। इधर ही उसी दिन कैमरा वाले ने सीक्रेट कैमरा से पकड़ा हो, वही है सैनवा। ये क्या किससे जुड़ी हुई है, किस ग्रुप के लिए काम कर रही है? एसपीटीआई है, एसडीपीआई है, पीएफआई की एसपीटीआई है। अब वो इल्लू से हम बोल रहे तो हम देखने में, बात करने में कोई सीधा साधा अच्छा लगेगा, लेकिन इसको बहुत अबर इनके पीछे बहुत कुछ कहानी है। इल्लू वो भी मैं सुनने के बाद मेरे को बैठ नहीं सकता था है? फिर भी क्या कर सकता, तो बैठी तो अपने साइड में नहीं है, हम कोर्ट में लेकर आया हुआ है, लेकिन वो नहीं है, मैं इनके साथ ही जाएगा, वो जाएगा, बोल रही मैं क्या कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में गया, पीछे हमको जाना पड़ता ना। जाने को आते इल्लू तो बड़ा बड़ा वकील को लेके उधर ही खड़ा कर था, काबिल से उसका दूसरा वकील का नाम था जय सिंह, मीरान ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा वकील के लेके खड़ा के पाओ, एक सादा मैं क्या कर सकता। इल्लू बाद में ऐसे ही हिसाब में पहुंच गया। ये को बड़ा 24 ईयर का बेटी है, इसका दिल चाहता इसका अनुसार भेज दो कोर्ट, वही फैसला किया है। मेरे से कितना पैसा इसका अनुसार कोई वकील को पकड़ा है, मेरे को ज्यादा वो जान नहीं सकता ना। इसीलिए इनको पैसा पूरा कटा कर दिया। मुस्लिम संगठन ने पूरा पैसा कटा करके 1 करोड़ रुपए इल्लू उसी टाइम केस के लिए कटा किया था। उसी जगह पर एक सादा घर का एक फैमिली है, परिवार है, मैं क्या कितना पैसा दे सकता, क्या वकील को रख सकता। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का क्या इंटरेस्ट था, वो क्यों पैसे दे करके ये केस में वो शामिल होना चाह रही थी? वो तो पहले से ही सबको पता था और ऐलान किया था, ये पॉपुलर फ्रंट ले जाएगा बोल कर ऐलान किया था।
कोई इसका कोई सीक्रेट, केरल में उन्होंने ऐलान किया था कि हम पैसे देंगे, सीक्रेट बात नहीं है। इल्लू अद पॉपुलर फ्रंट ने ले जाएगा बोलकर इनका के लिए कुछ भी इल्लू करूंगा बोला था। अब इनके लिए पैसा इकट्ठा किया हुआ है, सब कुछ करेगा। इनको पीछे बहुत आदमी हुए इनके पीछे। आखिर क्यों ऐसे, क्यों पीएफआई लगी थी? देख लो भाई, बात ऐसे है ना, इल्लू एक तीव्रवाद संगठन है। उल्लू के पास बहुत पैसा है, इनको कहा से पैसा आ जाता कोई पता नहीं। निमिषम कोंड 24 अवेज के अंदर 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, तो इनका कितना हिम्मत है देख लेना। आप अकेला केस में एक दिन में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया इल्लू। कोई पॉलिटिकल पार्टी ये बात सामने लेकर आई कि भाई इसमें पीएफआई की क्या जरूरत है, वो क्यों बीच में आ रही है, 2 लोगों को छोड़ दो, अपना केस लड़ने दो? नो, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई राष्ट्रीय पार्टी इसमें अंदर आया ही नहीं है। इल्लू मुंह नहीं खोला, सिर्फ बीजेपी के अलावा कोई नहीं आया। इल्लू सारे अभी का देखो पौरत्व बिल का अनुसार वो हिसाब है, ये कम्युनिस्ट कांग्रेस दोनों इनका साइड था। तो आपने अशोकन को देखा, इस सैनिक को देखा, ये भारतीय सेना का सैनिक है, ये अखिला का पिता है। अखिला 24 साल की लड़की है जिसे अखिला से हादिया बना दिया गया। और इस व्यक्ति को देखकर आपको क्या लगता है, इसके पास कितना पैसा होगा? ये सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना क्या अफोर्ड कर सकता है? और दूसरी पार्टी ने यानी पीएफआई ने जिन वकीलों को इस आदमी के सामने खड़ा किया वो हैं कपिल सिब्बल, इंदिरा जयसिंह और दुष्यंत दवे। इतने देश के बड़े बड़े हैवीवेट वकील, इस आदमी के जीतने का चांस था ही नहीं। और ये सुप्रीम कोर्ट में केस हार गया। ये अखिला को हादिया बनने से नहीं रोक पाया। ये एक लाचार पिता है। और इस पिता ने यह भी बताया कि पीएफआई ने पूरे केरल में ऐलान कर दिया था कि वो अखिला को लेकर जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। और उन्होंने 92 लाख रुपए लीगल केस इसको लड़ने के लिए खर्च कर दिए। अब आप खुद सोचिए, आप सब, इस सैनिक की जो बेटी है उसके निकाह को करवाने के लिए पीएफआई जैसी संस्था 92 लाख रुपए खर्च करने के लिए क्यों तैयार हो गई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हादिया के पिता के अलावा आज हमने केरल की कुछ और ऐसी हिंदू लड़कियों से भी बात की जिनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। हमारी जांच के दौरान कुछ लड़कियों ने पहचान उजागर न करने की शर्त पर हमें बताया कि केरल में ये बात सब जानते हैं कि धर्म परिवर्तन और लव जिहाद की साजिश खुलेआम चल रही है, लेकिन पीएफआई और राजनीतिक पार्टियों के डर की वजह से लोग इस मुद्दे पर खुलकर बात नहीं करना चाहते। और आपने ये भी देखा होगा कि अखिला के पिता ने यह भी बताया कि बचाने के लिए कोई नहीं आता। जब ये सब कुछ हो गया उसके बाद भी केरल की कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके समर्थन में उन्हें मदद करने के लिए नहीं आई। सिर्फ एक पार्टी आई, वो है बीजेपी, जिस पर खुद ये सारे लोग सांप्रदायिक होने का आरोप लगाते हैं। इस दौरान हमारी मुलाकात श्रुति, आतिरा और चित्रा से हुई। इन तीनों का आरोप है कि पीएफआई से जुड़े लोगों ने इनका भी धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवा दिया था। धर्म परिवर्तन करवाकर श्रुति को रहमत बना दिया गया, आतिरा को आयशा बना दिया गया और चित्रा को नाजरीन बना दिया गया। हालांकि अब ये तीनों महिलाएं हिंदू धर्म में वापस आ चुकी हैं। आप आज आतिरा, श्रुति और चित्रा की ये बातें सुनिए और फिर हम आपको बताएंगे कैसे केरल में पीएफआई पर सिर्फ महिलाओं का नहीं बल्कि पुरुषों का भी धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लग रहे हैं। ഇസ്ലാമായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെയാണ് ഒരു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ, അതായത് SDPI ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അതായത് ഒരു വക്കീലിനെയാണ് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. അദ്ദേഹം പിന്നെ വേറൊരു ആൾക്കാർ, അതായത് എനിക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഫിഡവിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരാൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അവരൊക്കെ SDPIയിലും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ തന്നെയായിരുന്നു. അവരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ധാരാളം കുട്ടികളെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ പേര് കൊണ്ടുപോയതിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ. പിന്നീട് ആ സമയത്തായിരുന്നു കുറേ പേര് IS-ലേക്കൊക്കെ പോയ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു 2017. അപ്പോൾ കുറേ കേസും ഇതൊക്കെ ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് അവർ നിർദ്ദേശിച്ച ഒരു കാര്യം, വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് പോകണമെന്ന്. അത് ഹാദിയയുടെ വിഷയത്തിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഒരു നല്ലൊരാളെ കാണിച്ചു തന്നാൽ ഒരാൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഞാൻ ഇസ്ലാം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ പോവുള്ളൂ,
കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പോകണ്ടെന്നുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വരേണ്ടി വന്നില്ല. ഇപ്പൊ എനിക്കാണെങ്കിൽ കൂടി എന്നെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയതിനു ശേഷം ഒരു 17 ദിവസത്തോളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാവാണ്ട് ഒളിവിൽ താമസിക്കായിരുന്നു. അത് ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു എന്നെ താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് അവര് എന്ത് സഹായത്തിന് അവര് തയ്യാറാണ്. അതായത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കിട്ടുന്നത് അത്രയ്ക്കും വലിയൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത്. അവര് ഏത് പൈസ ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് ഇത് ചെയ്തിട്ടും അവരുടെ മതത്തിലേക്ക് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരും. അതായത് എന്ത് സഹായം ചെയ്യാൻ അവർ തയ്യാറാണ്. അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഈ ഒരു ഇസ്ലാമിക് രാഷ്ട്രമാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. इसके पीछे एसडीपीआई और पॉपुलर फ्रंट का एक बड़ा हाथ ही है. वो तो थोड़ी साल पहले एसडीपीआई के सैनाबा करके एक लेडी है, उसको एक कोबरा इन्वेस्टिगेशन हुई थी ना, उस वक्त किसी चैनल के लोग ने इन्वेस्टिगेशन किए थे. उस वक्त वो जैनबा ही बोली थी कि कई बाहर से, इंडिया से बाहर से ही फंड आती है इस्लाम प्रीच करने के लिए, यहाँ इस्लाम बढ़ाने के लिए, यहाँ ये ग्लोबल इस्लाम बनाने के लिए फंड आती है, ऐसे करके बोली थी. वो ही बोली थी. तो अखिला के केस में जैनबा की हैंड भी थी. पीएफआई को क्या जरूरत थी इतना पैसा देने का? ये तो एक इंडिविजुअल मामला था. ये तो 2 लोगों का मामला था जिसमें उनको शादी करनी नहीं करनी है. आखिर पीएफआई का क्यों, पीएफआई का इंटरेस्ट आपको दिखा इसमें? कि उस वक्त अखिला के केस होती उस वक्त फेसबुक तरह के सोशल मीडिया में ये आ रही थी कि न्यूज आ रही थी कि 15 मिनट में 85 लाख सिर्फ केरल से ही कलेक्शन हो गई है. जस्ट विद इन 15 मिनट्स 85 lakhs फ्रॉम केरला ओनली. तो इतने फंड आते हैं उनके रिलीजन बढ़ाने के लिए. पीएफआई का ये मोटो है कि सारी प्लेस इस्लाम कर दो, सब लोगों को इस्लाम कर दो. इस्लाम के आइडियोलॉजी, देयर मोटो इज लाइक दैट. कितने केसेस महीने में आते होंगे आपकी जो संस्था काम कर रही है? प्रतिदिन 10 से ज्यादा कॉल आती है. कर्नाटका, तमिलनाडु करके फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स हमको कॉल आती है कि हमारे लड़की को बचा लीजिए, हमारे लड़के को बचा लीजिए. എൻ്റെ ഒരു അനുഭവപ്രകാരം ഇത് ഇങ്ങനൊരു മതമാറ്റത്തിന് പിന്നിൽ വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു അജണ്ടയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് അത് മനസ്സിലായത് വൈക്കത്തുള്ള അഖില ഹാദിയ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിലാണ് എനിക്കത് വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഈ കുട്ടിയെ കൗൺസിലിംഗിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, സൈനബ ടീച്ചറാണ് അവളെ ഇങ്ങനെ മതം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള അവളെ കൂടുതലായിട്ട് സ്വാധീനിച്ചൊരു വ്യക്തി എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് എന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവള്. അപ്പോൾ ഈ സൈനബ ടീച്ചറിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ സഹായത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഇവളെ മതം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അവളെ വശീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് സൈനബ. അപ്പോൾ ഈ സൈനബയുടെ ഇടപെടലിലൂടെ കൂടി തന്നെയാണ് ഈ അഖില മതം മാറുകയും അത് മാത്രമല്ല അവളെ കൊണ്ടൊരു വിവാഹം കഴിക്കാൻ വരെ പ്രേരിപ്പിച്ചതുപോലും ഈ പറയുന്ന സൈനബ ടീച്ചർ തന്നെയാണ്. അത് വ്യക്തമായിട്ട് ആ കുട്ടി എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അതില്. സൈനബ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ തന്നെ വനിതാ വിഭാഗത്തിന്റെ അതൊരു ദവാ സ്ക്വാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ നേതാവാണ്, വനിതാ നേതാവാണ് സൈനബ, മുഖ്യ നേതാവാണ്. അവരുടെ കീഴിലാണ് ഇതുപോലെയുള്ള മതമാറ്റം കൂടുതലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത്. केरल में ही हमारी मुलाकात सुकेश नाम के एक और व्यक्ति से हुई. सुकेश का भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दिया गया था. आप सुकेश का बयान भी आज सुन सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे देश के कुछ कट्टर इस्लामिक संगठनों को ये सब करने के लिए राजनीतिक पार्टियों से पूरा समर्थन मिलता है. ये लोग मेरे साथ आके ये लोग बोलते इस्लाम आपकी धर्म अच्छा नहीं, लेकिन ये आपका भगवान को पूजा करते सही भगवान नहीं है. सही भगवान अल्लाह है. आप हमारा धर्म के आएगा ऐसे बोल के एक लोग को मीट करके ऐसा ब्रेन वॉश करता है. एक ही लोग नहीं है, एक टीम से ये लोग क्या कोशिश करता है एक लोगों को
कन्वर्ट करने के लिए। ये जो टीम की आप बात कर रहे हैं, ये क्या कोई ग्रुप है या कोई खास ये किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, क्या इसके बारे में कुछ आप बता सकते? एक और ऑर्गेनाइजेशन लोग ये तो PFA होगा और SDP लोग होगा और तो दूसरे सलाफी ऑर्गेनाइजेशन होगा। मेरे को 2-3 ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को क्या परिचय हो गए। ये लोग ऐसे एक लोग क्या करते हैं, अभी क्या बात करते हैं, इस्लाम यही है, इस्लाम के लिए हम कोशिश करेगा, सारे वर्ल्ड को इस्लाम बनेगा। क्या ऐसा भी होता है कि जो लोग कन्वर्ट कराते हैं उनको पैसे भी दिए जाते हैं? कौन पैसे देता है, कुछ इस बारे में बता सके आप? ये अंदर क्या चलता है उतना जानता नहीं, ये सब कुछ अंदर है। मेरा एफिडेविट लेके ये लोग जाते हैं, क्यों ले गए मेरे को पता नहीं। ये एफिडेविट दूसरे लोग को दे के ये लोग क्या पैसा मांगते हैं। फिर कुरान में बोलता है आप लोग इस्लाम राष्ट्र बनने के लिए पैसा और शरीर से क्या फाइट करेगा। इसीलिए ये लोग इस्लाम के लिए और इस्लाम धर्म प्रचार करने के लिए पैसा देता है। तो आपने देख लिया, ये सब कुछ धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हो रहा है, सेकुलरिज्म के नाम पर हो रहा है, सब कुछ लोकतंत्र के नाम पर हो रहा है, सब कुछ संविधान के नाम पर हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि इनके पास पैसा भी है और इनके पास ये सब करने की आजादी भी है। हादिया केस देश के जिन वरिष्ठ वकीलों ने लड़ा था उनमें से एक इंदिरा जयसिंह भी हैं। जांच एजेंसियों की ताजा रिपोर्ट पर अगर विश्वास किया जाए तो इंदिरा जयसिंह को 4 लाख रुपए की फीस हादिया केस के लिए मिली थी, जो PFI ने उनके बैंक में ट्रांसफर की थी अकाउंट में। यानी एक ऐसी संस्था ने जिस पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप हैं। इसलिए आज आपको इंदिरा जयसिंह के बारे में भी कुछ जानना चाहिए। आज जब हमने इस बारे में कुछ रिसर्च किया तो पता चला कि इंदिरा जयसिंह अक्सर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी आपको नजर आ जाएंगी। इसलिए शायद ये कनेक्शन को आप समझिए। इंदिरा जयसिंह को PFI से फंड ट्रांसफर होता है, वो इसको लड़ती हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंदिरा जयसिंह वर्ष 2015 में भी आतंकवादी याकूब मेमन की फांसी की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले वकीलों में सबसे आगे थी। राष्ट्रपति ने याकूब मेमन की दया याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद इंदिरा जयसिंह और कुछ और वकीलों के साथ उन्होंने मिलकर याकूब मेमन की फांसी रुकवाने के लिए आधी रात को वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। अब सवाल ये उठता है, मुंबई बम धमाकों में करीब 300 लोगों की जान लेने वाले आतंकवादी से इंदिरा जयसिंह को आखिर इतनी हमदर्दी क्यों थी? टुकड़े टुकड़े गैंग का जिसको आप कहते हैं कि पहली निशानी, वो यही होती है आतंकवादियों से हमदर्दी। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि हर सुनवाई के लिए लाखों रुपए की फीस लेने वाली इंदिरा जयसिंह ने टुकड़े टुकड़े गैंग के पोस्टर बॉय कन्हैया कुमार का केस मुफ्त में लड़ा था। सवाल यह भी है कि आखिर देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी कन्हैया कुमार से इंदिरा जयसिंह की इतनी हमदर्दी क्यों थी? इंदिरा जयसिंह की हमदर्दी भीमा कोरेगांव केस के अर्बन नक्सल गैंग के साथ भी है और इंदिरा जयसिंह ने भीमा कोरेगांव केस के आरोपियों का केस भी लड़ा था, जिन आरोपियों पर प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। उनके समर्थन में इंदिरा जयसिंह समय समय पर ट्वीट करके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की भूमिका पर भी सवाल उठाती रही हैं। लेकिन इंदिरा जयसिंह ने सबसे चौंकाने वाली हमदर्दी अभी हाल ही में निर्भया के हत्यारों के साथ दिखाई है। इंदिरा जयसिंह ने कहा था अभी हाल ही में कि निर्भया की मां को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का अनुसरण करते हुए दोषियों को माफ कर देना चाहिए। अब आप सोच सकते हैं, एक तरफ पूरा देश चाहता है कि निर्भया के गुनाहगारों को जल्द से जल्द फांसी हो, तो दूसरी तरफ इंदिरा जयसिंह सोनिया गांधी का उदाहरण देकर ये चाहती हैं कि निर्भया के गुनाहगारों को माफ कर दिया जाए। इसके जवाब में निर्भया की मां आशा देवी ने भी उनके लिए क्या कहा था, आज ये भी आपको सुनना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये पूछती हूँ कि इंदिरा जयसिंह होती कौन है मेरे से सवाल करने वाली? मेरी क्या लगती है? वो बलात्कारियों की माँ हो सकती है, बलात्कारियों की रिश्तेदार हो सकती है, मेरा कुछ नहीं लगती। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मुझसे अपील की? 7 साल मैं उससे मिली हूँ, कोर्ट में बार बार मिली हूँ, उसने तो हमारा हालचाल कभी नहीं पूछा। जब बलात्कारियों की बात आई तो उसने माफी की बात कर दी। ये ऐसी औरत है कि मानव अधिकार के नाम पे पैसा लेते हैं सब, अपना धंधा चलाते हैं सब। मैं तो ये कहती हूँ
कि ये अपनी रोटी चलाने के लिए कोई 2-4 बलात्कारियों का माँ बाप को पकड़ ले कि इसकी रोजी रोटी चलती रहे। मुझे इसको सजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के अनुसरण की जरूरत नहीं है। तो ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों का केस मुफ्त में लड़ते हैं, आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए पैरवी करते हैं, बलात्कारियों को माफी दिलाने के लिए पैरवी करते हैं। कुल मिलाकर हमारे देश में एक सैनिक को देश के बड़े बड़े वकीलों और बुद्धिजीवियों के सामने हारना पड़ता है और नफरत फैलाने वाला एक संगठन एक दिन में करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लेता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नागरिकता कानून के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उन्हें सफल बनाने के लिए ये संगठन और टुकड़े टुकड़े गैंग किस हद तक जा सकता है। इसलिए अगर आपके शहर में भी पीएफआई या शाहीन बाग गैंग के सदस्य पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही संगठनों का इस्तेमाल करके कश्मीर को भारत से तोड़ने की साजिश